तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ ही घंटों में आपका जो मैथ का पेपर होने वाला है, तो ऐसे में मैथ को लेकर के आपका जो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होना जरूरी है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे वीडियो को जो शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ जो देखते रहिएगा, क्योंकि इस 100 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा सीधे जो पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जो शुरू से लास्ट तक बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड देन वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, तो 1 होता है, यानी कि 1 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड है। तो देखो 27 जो है भाज्य संख्या है, 35 भी भाज्य संख्या है, 13 हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 13, और इस 13 का गुणनखंड 2 ही ठो, एक तो 1 एंड देन यह संख्या 100 है। तो जिन संख्या को गुणनखंड 2 ठो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो देखो 17 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। ठीक है, और 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10, यानी कि पहली बात तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे तो हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन तीनों ऑप्शन में ये जो बी सी एंड देन डी है सबके सब परिमेय है, बट ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो 3 का ए नंबर ऑप्शन जो करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है जो कि सीधा सीधी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और 100% पूछे जाएंगे, ये लिख के ले लो। ठीक है, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखो 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है ना, कर लो 144। ठीक है जी, तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भरो। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 72 दूनी 144। अब इस 72 में मैं कितना से लगाऊंगा, 2 से लगाऊंगा तो हो गया 36 दूना 72। अब मैं 2 से फिर से लगा लेता हूं तो 18 दूनी 36, और फिर मैं 2 से लगा लेता हूं तो 2 नंबर का 18। ठीक है, और यहां से अब मैं लगाऊंगा 3 से। ठीक है, 3 तिया 9। अब देखना 144 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 4, यानी 2 कितना बार, 4 बार। ठीक है जी, और उसके बाद 3 कितना बार, 2 बार। ओके, उसने कहा है कि 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना हो गया, 4 हो गया, तो यानी कि 4 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि 2 का घातांक कितना है, तो 4 है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी मैंने आपको बताया कि जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो 5 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 41 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 41, और इसका 2 ही गुणनखंड है, इससे ज्यादा हम इसको गुणनखंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो 5 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत किसको कहते हैं, कि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर का गुणनखंड होता है उसमें ना तो 2 होना चाहिए ना तो 5 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 6 का सी नहीं बी नंबर ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी में जो लिखा हुआ है ना 39 और बटा में 2 से 43। ठीक है, 243। तो पहली बात तो इसको आप कट कर सकते हो, 13 39, और 3 से इसमें भागा लगा लो तो 3 8 24, और उसके बाद 1। ठीक है, 3 एकम 3। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी ऊपर में हो गया 13 और नीचे में हो गया 81, तो नीचे का गुणनखंड करेंगे तो 81 को मैं कितना लिख सकता हूं, 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया, 3 3 9 27, और 3 81, यानी 81 को मैं लिख सकता हूं 3 को कितना बार, 4 बार। बट इसके गुणनखंड में कहीं पे भी 2 और 5 आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, शांत कब होता है, तो शांत होता है कि हर के गुणनखंड में या तो 2 हो, या तो फिर 5 हो, या तो फिर 2 और 5 दोनों 7 हो। ठीक है, यानी कि केवल 2 हो, 5 हो, या फिर 2 5 दोनों 7 हो, तभी बोलते हैं शांत, अदरवाइज बोलते हैं अशांत। लेकिन इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है बल्कि दूसरा संख्या, तो इसलिए 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि निम्नलिखित में दशमलव प्रसार कौन सा अशांत है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो 39/243 है ये क्या है, अशांत है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 0.7 का योगकर जो है किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं सॉल्व, तो देखना सबसे पहले हम x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 0.7 एंड देन इसका योगकर है। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.7 और 7 7। ठीक है, और यहाँ पे जो 7 है ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, अब मैं दोनों साइड जो 10 से गुना कर लूंगा तो इधर हो जाएगा 10x, और बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव इसके आगे मूव कर जाएगा, यानी कि 7.7 और यहाँ पे 7 जो फिर से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको बोल देंगे सेकंड, और सेकंड में से फर्स्ट को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 10x में से 1
10x जाएगा तो 9x, और बराबर में कितना हो गया, देखो दशमलव के इधर तो सब कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 7 में से 0 बचेगा तो 7, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा जी, जल्दी से बोलो कमेंट सेक्शन में, तो 7/9। और जल्दी से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 7 का ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है जी, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, काफी एकदम सिंपल सवाल है, एकदम जरूर पूछेगा, एकदम पक्का पूछेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है 2, 10 और 20। तो 2 हो गया, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 एकम 2, उसके बाद 10 को मैं लिख सकता हूं कितना 2 पचे 10, और उसके बाद 20 को मैं लिख सकता हूं कितना, तो 2 दूनी 4 और पंचे 20। ठीक है, तो उसने कहा है इसका लासा, तो लासा क्या होता है और मासा का अनुपात, माने पहले लासा उसके बाद मासा। तो एक काम करते हैं हम दोनों का मासा और लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो सब में कॉमन होता है वो क्या होता है, मासा, तो यानी कि इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, तो सब में कॉमन 2 है इसलिए HCF 2 हो जाएगा, और लासा क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं LCM बराबर, तो जो सब में कॉमन है उसको लिखो, यानी 2 सब में कॉमन है तो उसको मैंने लिख दिया है, और जो 2 में भी कॉमन है यानी 2 ठो में भी कॉमन है उसको भी लिखना पड़ता है, तो इसको भी मैं लिख रहा हूं 5 को, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है तो हो गया 5, और उसके बाद जो नहीं भी कॉमन है ना उसको भी लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे 2 किसी में कॉमन नहीं है तो 2 को मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और दूनी 20, यानी कि इसका जो लघुत्तम है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया HCF बराबर 2, और LCM बराबर मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि पहले लासा और उसके बाद मासा, तो लासा हो गया 20 और मासा हो गया कितना, तो मासा हो गया 2, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10:1 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 8 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, काफी इजी सवाल है, कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, तो 96 का सबसे पहले मैं 2 से लगाऊं तो कितना हो जाएगा 48 दूना 96, फिर मैं 2 से लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 1 मिनट 24 दूना 48, और फिर मैं 2 से लगा दूंगा तो 12 दूनी 24, और फिर मैं 2 से लगा दूंगा तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। ठीक है जी, यानी 2 कितना बार, तो 2 हो गया 4 बार, और 3 कितना बार, सॉरी 4 बार नहीं लगता 5 बार। ठीक है, ओके, 2 तो हो गया 5 बार, और उसके बाद 3 हो गया 1 बार। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 9 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है ये तो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके जैसा भी मैंने क्वेश्चन कराया। ठीक है, सबसे पहली बात x बराबर 0.3 इस तरीके से मान लेना, और उसके बाद फिर से 10x बराबर कितना हो जाएगा 3.3 हो जाएगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, तो अब जो इसमें से इसको घटा लूंगा तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और उसके बाद इधर देखो दशमलव के इधर सब कैंसिल, इधर भी सब कैंसिल, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, यानी कि x बराबर कितना, तो x बराबर हो गया 3/9, और जब मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, जो कि काफी सिंपल सवाल है। चलिए सब बच्चे इसका जो कमेंट सेक्शन में लिखिए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, सबका जो आंसर देख रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी 11 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या निकालना है ना, तो इसको हम लोग एपी के मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और बीच में ढेरे सारा है, और 50 तो है नहीं, तो 50 के पहले 49 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसमें ये एपी है और ये इस एपी में n बराबर हमको चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, n बराबर हमको चाहिए, तो ध्यान से सुनना, एक सेकंड रुक जाओ, हमको क्या चाहिए n बराबर चाहिए। ठीक है, और एपी क्या था हमारा 1 3 5 डॉट डॉट, उसके बाद 49, तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 है जी, d बराबर कितना है, तो t2 माइनस t1 यानी कि 2 हो गया, और tn बराबर कितना है, तो 49 हो गया। ठीक है, अब tn बराबर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 49 बराबर a के जगह पे कितना 1 प्लस n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1, और d के जगह पे कितना, तो d के जगह पे 2। ठीक है जी, अब देखना ध्यान से, 49 में से 1 घटेगा तो 48 हो जाएगा, 48 में से 2 से भागा देंगे तो 24 हो जाएगा, और माइनस 1 उधर जाएगा तो यानी कि प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n बराबर कितना, तो 24 प्लस 1 यानी कि n बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो इसका जो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, n बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका 12 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो 13 में क्या करा कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखो अगर m कोई पूर्णांक है, ठीक है, तो सम संख्या तो आपको पता है ना कि दोगुना यानी कि 2 के मल्टीपल के रूप में होता है, तो 2 गुने m हो जाएगा, यानी कि 2m, यानी कि 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 में क्या करा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा जो है और इनका जो लासा ये किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 14 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो 15 नंबर में क्या कह रहा है
कि जो आप संख्या देख रहे हैं तो ये कैसी संख्या है, तो देखो दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जो रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है ना, और जा भी रहा है अनंत तक। अनंत तक कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दशमलव के बाद अशांत है और साथ ही साथ अनावर्त है, ठीक है, यानी कि अनंत तक जा रहा है ना, तो कोई रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या होती है, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सामान्य सूत्र ए एक्स प्लस बी होता है, तो एक्स का मैक्सिमम पावर एक है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या एक हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना कि जो है शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो माइनस बी का आने का मतलब है माइनस, और बी का आने का मतलब कितना, माइनस का 3, और ए का आने का मतलब कितना, देख लो ध्यान से, तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में क्या कर रहा है देख लिया जाए जल्दी जरा ध्यान से। 18 में क्या कर रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यांक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसका जो शून्यक निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे, लेकिन शून्यक हम लोग को नहीं निकालना। आप क्या करो कि इसको जो है इसमें डाल करके देख लो, या फिर इसको डाल करके देख लो, जिसको डालने के बाद जीरो आएगा ना उसी को बोल देना शून्यक, ठीक है। तो इसमें -1 हम डाल देंगे ना, तो आ जाएगा जीरो। देखो कैसे, 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, यहां पे हो गया -1 और -5, हमने इसमें -1 डाला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 एकम 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा कितना, तो 3 हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, और ये हो गया -5। तो 3 2 5 में से 5 घटेगा तो कितना हो गया, जीरो। यानी कि सच में -1 डालने के बाद जीरो आया, इसलिए -1 जो क्या है इसका क्या हो जाएगा, तो एक शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखो अगर आपको पास जो है शून्यक दिया हुआ है, तो उसका जो है बहुपद चाहिए, तो क्या करना होता है, सबसे पहले इसका जो योगफल निकाल लो। तो यानी कि योगफल करने का मतलब 5 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इसका गुणनफल निकाल लो, यानी कि 5 गुने -3 तो बराबर माइनस का 15 हो गया। और बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैं कितना लिखूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा यही है ना, तो यानी कि 2 लिख दूंगा, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा के जगह पे माइनस का 15 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ने किसी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो सबको समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि बहुपद इतना का घात है, इस बहुपद का जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा वही होगा इस बहुपद का घात, ठीक है। तो बहुपद इतना का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो यानी कि 20 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 में क्या कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यांक है। तो पहली बात, आप जो इसका शून्यक निकाल भी सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो है टेस्ट कर लो कि किसको डालने के बाद जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसका शून्यक निकालना काफी आसान है, इसलिए मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर, और बराबर में हो गया 0, ठीक है जी। अब ये देखो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है क्या, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस रूट 11 और इंटू एक्स माइनस रूट 11। सच बोला कि नहीं, यस। आगे बढ़ते तो इसको बराबर 0 करोगे तो माइनस का 11 आएगा, और इसको बराबर 0 करोगे तो प्लस का 11, यानी कि 21 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। चलिए फटाक से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि बहुपद जो द्विघातीय बहुपद आप देख रहे हैं, इतना के शून्यांकों का योग। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि मान लेते हैं इसका शून्यांक एक अल्फा और एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग। तो क्या होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो बी के जगह पे कितना है, माइनस का 3 है, मतलब 3 है, और माइनस तो ये वाला मैंने लिखा है, और ए के जगह पे कितना है, तो 1 है, ठीक है जी। तो -3 बटा 1 कहने का मतलब है -3, अल्फा प्लस बीटा का जो है मान कितना होगा, -3, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, देखो जरा ध्यान से, बहुपदों इतना के शून्यांकों का योग 6 है, इतना के शून्यांकों का योग कितना है, 6 है। तो के का मान क्या होगा, देखो मैं मान लेता हूं इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर वो दे रखा है कि 6 है, क्योंकि देखो ना उसने कहा योगफल कितना है, 6 है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी बटा ए। तो माइनस और बी के जगह पे कितना है, तो माइनस का के है, और ए के जगह पे कितना, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, यानी कुछ नहीं तो 1, ठीक है, और बराबर में कितना, 6। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उसने पूछा के का मान क्या होगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल होगा। देखो मैं मान लेता हूं किसका दो मूल्य है, एक अल्फा और बीटा, तो मूलों का गुणनफल करने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी बराबर कितना है, एक, और एक की जगह पे कितना है, 4, यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और बीटा, जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि 25 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 में क्या कह रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का योग क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो यानी कि माइनस और बी के जगह पे कितना, माइनस का 4 हो गया, और ए के जगह पे कितना हो गया, 1 हो गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 में क्या कह रहा है, रुकना नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़ते चलना है। तो चलिए काफी शानदार क्वेश्चन आ गया, काफी एकदम हल्का भी है। कह रहा है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी कि 27 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैं देख रहा हूं काफी ऑडियंस जो है लगता है यहाँ पे से जो है कुछ अलग लेवल का ही कुछ कर रहे हैं। चलो देखो हटना नहीं है, हम लोग को एकदम लगे रहना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 17 फरवरी से हमारा जो एग्जाम है, और आप अगर अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आपको बैठना नहीं है, थकना नहीं है, एकदम जो है लगे रहना है, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 में क्या करा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट करने का मतलब एक्स का पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 करने का मतलब क्या है कि पूर्णांक हो गया, ठीक है, सॉरी पूर्णांक नहीं है, लेकिन पूर्णांक किसको बोलते हैं, बिना दशमलव वाले को, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दशमलव हो गया। तो जब दशमलव में आ जाता है तो उस समय क्या बोलते हैं, उसको बहुपद नहीं बोलते, ठीक है। इसमें जो है एक्स का पावर जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बट ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि बिना दशमलव में ये नहीं है, मतलब ये दशमलव में, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो ये जो पूछ रहा है ना 1/अल्फा और 1/बीटा, तो सबसे पहली बात जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा इसको चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। तो ए से ए गया घरे, तो माइनस बी बटा ए आप ऊपर से देख लो ना कि कितना होता है, तो माइनस बी का आने का मतलब कितना है, 1, एंड देन ए का आने का मतलब कितना, 1, तो माइनस 1/1 का आने का मतलब है -1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या ही कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 2 और -15, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -15। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया हुआ, ये -15 है, ठीक है जी। तो उसके बाद कहा कि बहुपद क्या होगा, तो आप एक काम करो, इस बहुपद में डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला इसमें डाल दो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाल देना इस वैल्यू को, तो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 30 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/x - 1 है ना, तो ऊपर में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा पावर, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको कहा कि बहुपद होने के लिए एक्स का जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, तो 31 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 में क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय दिस एंड देन दिस का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो, यानी कि अगर ये दो समीकरण दिया हुआ है तो इसका जो सरल रेखा होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोग कैसे बता पाएंगे, तो यहां से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 और उसके बाद c1/c2, ठीक है। तो a1 का आने का मतलब 6 है और a2 का आने का मतलब क्या है, देखो तो 3 है, ठीक है। तो बट्टा करेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद निकालते हैं b1/b2, तो b1 के जगह पे -2 है और c1 के जगह पे कितना है, b1, और b2 के जगह पे कितना है, तो यानी बाई के बगल वाला तो 1 है, ठीक है जी। देख लो जरा ध्यान से, तो यहां से बाई की जगह पे यहाँ पे माइनस बाई है नहीं, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो कट करने के बाद कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 का आने का मतलब यहाँ पे 9 है और बटा में कितना है, इधर 12 है, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो रुक जाओ 1 मिनट, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो ये रहा a1/a2, ये b1/b2 और ये c1/c2। तो a1/a2 तो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के साथ, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के साथ, ठीक है। ये वाला कंडीशन इसमें
में लग रहा है। कौन सा? A1/A2 बराबर है B1/B2 और उसके बाद बराबर नहीं है C1/C2। तो अब मुझे बताइए कि ये वाला किस केसेज का है? इसमें होती है रेखा समांतर, यानी कि इसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और इस केसेज में लाइन क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। तो यानी कि 32 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 में क्या कह रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण का युग्म दिस के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होते हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, और एक ही ठो है, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा है, तो एक ही ठो है ना। तो अगर एक ही ठो है तो आप सोचो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ठो है तो इसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत। और अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण दो ठो है तो इनके तीन केसेज है, या तो एक हल होगा, या तो अनंत हल होगा, या फिर एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो यहाँ पे एक ही समीकरण है ना, तो इसका अनंत हल होगा, लेकिन अनंत हल जो है ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन लगा देंगे कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एक सेकंड, ये कितना था? 33। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, ठीक है। तो 34 में क्या करा कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है। तो ऊपर मैंने आपको बताया था रैखिक समीकरण का जो समान सूत्र होता है, बहुपद का तो ax प्लस बी होता है, लेकिन समीकरण पूछा है तो बराबर में 0 लगा लो। ये हो गया रैखिक समीकरण। इसमें चर के घातों की संख्या, तो चर क्या है? x, इसके घातों की संख्या कितना है? 1, यानी कि 34 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? तो 35 नंबर में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16, 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं इतना के हल हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चे पता है क्या करते हैं? दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए भाग जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि सॉल्व मत करो, इसमें से हर एक बार जो वैल्यू उठा करके इसमें जो है डालो, और जिसमें दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए ना, तो वही होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको हम डालते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर मैं x के जगह पे 2 डालूंगा तो 5 दूनी 10 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे y के जगह पे 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 6 16, तो इधर भी तो 16 ही है ना, तो यानी कि ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया। और ये वाला जो है इसमें डालेंगे, ठीक है। ये वाला ये जो इसमें डालेंगे, तो देख लो ध्यान से, x बराबर 2 डालूंगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस, और y के जगह पे 3 डालूंगा तो यानी कि 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और इधर 2 ही तो लाना है, यानी कि 35 का ए नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो x बराबर 2 और y बराबर 3 है, ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 35 का ए नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करा है देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है जी। तो 36 में कह रहा है, 36 में क्या कह रहा है? 1 मिनट, अरे भाई हाँ, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया 1 होता है, ठीक है। यानी कि 36 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? तो 37 में कह रहा है, 1 मिनट, अरे भाई क्या हो रहा है? अच्छा जी, चलो 37 नंबर में क्या कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होंगे? देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो इसमें कितने हल होते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। अगर प्रतिच्छेदी करता है तो देखो एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो यानी कि इसमें एक हल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 37 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो 38 में क्या कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना के कोई हल ना हो, इतना और इतना के कोई हल नहीं हो तो के बराबर कितना होगा? सबसे पहली बात, दो समीकरण के अगर कोई हल नहीं होते तो इसका क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर नहीं होता है c1/c2। ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 ये चीज हम लगा देंगे, ठीक है। देखो ये तो कह रहा है बराबर होता है ना, बट उसने कहा कि के बराबर हमको चाहिए। देखो ध्यान से, इसको के ही बराबर चाहिए ना, तो मैं तो कहता हूं ये वाला कंडीशन लगा लो, b1/b2। तो b1 के जगह पे कितना है? माइनस का 1, और b2 के जगह पे कितना, यहां से हमको पता चलेगा माइनस का 2, और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो c1 के जगह पे 5 है, और इधर लाएंगे तो हालांकि -5 होगा, तो ये भी तो माइनस में ही होगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं लिख देता हूं -5 ही, ठीक है। और इधर लाएंगे तो माइनस का के हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नोट इक्वल है, ठीक है। तो 5 दूनी कितना? 10, यानी कि के बराबर नहीं हो जाएगा -10, ठीक है। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, तो 38 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म दिस एंड देन दिस का हल है। देखो सबसे पहली बात, इसका जो है हल करने के लिए हमको हल नहीं करना है, हमको चेक कर लेना है कि इसका जो है कैसा हल आने वाला है, ठीक है। तो 39 का सही नंबर जो है क्या होगा, यानी कि सही ऑप्शन जो है क्या होगा, तभी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, आप यहां से a1/a2 b1/b2 एंड देन c1/c2 कैलकुलेट करो। तो a1/a2 कहने का मतलब है 2 और बटा में 4, क्योंकि x1/x के बगल वाला और इसमें भी x के बगल वाला लेंगे ना, यानी कि ये हो गया 2 और इसके बटा में कितना हो गया 4, तो ये हो गया a1/a2, इसको कट करेंगे तो 1/2 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं b1/b2, यानी कि 3/6,
3/6, तो ये भी हो गया 1/2। अच्छा जी, और इसको कैलकुलेट करते हैं 5/15, या तो इधर ला लोगे तो -5/-15 तो एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 5/15। कहने का मतलब है 1/3। अब देखो A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि अगर ये वाला कंडीशन लगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो ये किसका कंडीशन है? तो ये किसका कंडीशन है? इसमें कोई हल नहीं होते, यानी कि 39 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? तो 40 में कह रहा है कि समीकरण निकाय दिस एंड देन दिस का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। और इसी केसेज में क्या होते हैं? अद्वितीय हल, यानी कि अद्वितीय कहने का मतलब एक और केवल एक हल, और इस केसेज में जो लाइन होती है वो प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, चलिए तो बस 40 क्वेश्चन मैंने जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कराया है, जो कि काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन, इवन यही सब सारे क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे ने जो इस मेहनत से, इस शिद्दत के साथ क्लास को एंड तक जो देखा है, तो मैं उनका जो शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो बेहतरीन अंक जो आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो इसी के साथ डेली बेसिस पे हमारे साथ जो क्लास करना ना भूले। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड देन जय हिंद, धन्यवाद।